राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे 6 भाभियां और उनके एक देवर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसके 7 लड़के थे। उन 7 में से 6 लड़कों का उसने विवाह कर दिया था और जो 6 भाभियां थीं वे एक बेटा जो कुंवारा था, तो 6 की 6 भाभियां उसे रोज तरह तरह का भोजन बनाकर दिया करती थीं। परंतु जो 7वां राजकुमार था उसका नाम मदन था। उसे अपनी भाभियों के भोजन में कुछ ना कुछ कमी निकालने की आदत थी। उसकी भाभियां चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाएं, लेकिन वह कोई ना कोई कमी निकाल देता। रोज की कमी निकालने से उसकी भाभियां चिक चिक किया करती कि एक तो इतने प्यार से भोजन बनाते हैं, दूसरा रोज नकल निकालने लगता है। एक दिन मदन की बड़ी भाभी ने सोचा, आज मैं देवर जी के लिए भोजन बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कि मदन कैसे मेरे बनाए हुए भोजन में कमी निकालते हैं। अगले दिन मदन की बड़ी भाभी ने बड़े चाव से भोजन बनाया और मदन खाना खाने लगा। मदन खाना खा चुका तो मदन की भाभी ने बड़े ही प्यार से पूछा कि कहो देवर जी, आज भोजन कैसा रहा। इस पर मदन ने उत्तर दिया, भाभी और तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु सब्जी कुछ फीकी लगी। इतनी सुनकर मदन की बड़ी भाभी को बड़ा गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि खाना बनाना हम क्या जाने, खाना बनाना तो समुद्र की परी जानती है, और अगर तुम उसे ले आओ तो वह तुम्हें रोज मनपसंद खाना बनाकर खिलाएगी। भाभी ने इस तरीके से व्यंग कसा कि वह बात मदन को चुभ गई। वह उसी समय उठ खड़ा हुआ और अपनी भाभी से बोला कि अब मैं इस घर में तभी भोजन करूंगा जब समुद्र की परी को ले आऊंगा। इतना कहकर मदन अपने घोड़े को तैयार करने के लिए घुड़साल में चला गया। तब उसकी भाभी ने उसे बहुत समझाया। कहा, मदन, मैंने तो तुमसे वैसे ही गुस्से में कह दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी झुंझला गई थी तुम्हारी रोज की आदत से। सब भाभियां परेशान रहती हैं। मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम मीन मेख निकालते हो तो मुझे झुंझलाहट हो गई। उसने उसको खूब समझाया और उसने कहा कि तुम जाओगे तो कहाँ से लाओगे परी को? मदन उसकी एक बात नहीं सुनने वाला था। वह कहने लगा, अब तो मैं परी को लेकर ही आऊंगा। उसकी भाभी ने कहा कि कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे? लेकिन मदन ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वह उसी समय चल दिया। मदन चलते चलते एक देश की राजधानी में पहुंचा, जो कि एक दूसरा देश था। तब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वह एक मालिन के घर ठहर गया। रात में सब लोग खाना खा चुके तो मालिन के बेटे ने मदन से कहा, भैया, यहाँ एक डाकू को सुबह सुबह फांसी दी जा रही है, क्या आप उसे देखने चलेंगे? मदन ने कहा, हाँ हाँ जरूर चलेंगे। दोनों उसे देखने के लिए सुबह सुबह चल दिए। वहां जाकर क्या देखा कि एक डाकू, जो कि बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, बहुत मजबूत शरीर, तगड़ा, मतलब बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट तगड़ा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ बैठा था। वह डाकू मदन को बड़ी ही करुणा भरी नजरों से देख रहा था। इस पर मदन को उस आदमी पर तरस आ गया। वह जेल के दरोगा के पास गया और उससे कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इसे फांसी ना दी जाए। और वह इतना कहकर वहां से उस राजा, जो उस देश का राजा था, उसके पास चला गया। राजा ने मदन का बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि वह भी एक राजकुमार था और उसके पिता को वह राजा जानता था। इसके बाद मदन ने राजा से कहा कि राजा साहब, आपके हुक्म से किसी डाकू को फांसी दी जा रही है। इस पर राजा ने मदन से कहा कि मदन, यह डाकू बहुत मुश्किल से पकड़ा गया है और इस बार इसे जरूर फांसी दी जाएगी।
इस पर भी मदन कहने लगा कि इस बार इस डाकू को राजा साहब आप मेरे कहने से छोड़ दीजिए। अगर फिर इसने कोई गड़बड़ी की तो फिर इसको आप फांसी दे देना। इस पर राजा ने कहा कि इस बार मैं केवल तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूं। उस डाकू का नाम दिलावर सिंह था। अब दिलावर सिंह को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। दिलावर सिंह को राजकुमार छुड़ाकर राजकुमार मदन अपने रास्ते चल दिया। इधर दिलावर सिंह जब अपने घर पहुंचा तो उसके घर में रोना पीटना मचा हुआ था। माँ का तो रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। बच्चे और बीवी भी बहुत विलाप कर रहे थे। तब वह हंसता हुआ अपने घर पहुंचा तो माँ से कहने लगा कि तुम सब रोना पीटना बंद करो, देखो मैं आ गया हूं। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि कैसे एक व्यक्ति ने उसे राजा की सजा से बचाया। वो डाकू की माँ कहने लगी, बेटा दिलावर, तुमने तो उस भले इंसान को घर लाए और ना ही तुमने उसके साथ जाकर उसके लिए कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। वह बहुत ही भला मानस है। तुम्हें उसके साथ जाकर उसका कुछ भला करना चाहिए या उसे घर पर ले आना चाहिए। डाकू को अपनी माँ की बात उचित लगी। डाकू उसी समय घर से निकल पड़ा और पता लगाते लगाते उसी रास्ते पर पहुंच गया जिस रास्ते पर राजकुमार मदन जा रहा था। डाकू ने आवाज लगाई कि राजकुमार रुको, राजकुमार रुको। इस पर राजकुमार सोचने लगा कि मैंने ही तो इस डाकू को बचाया है, अब मुझे यह लूटने आ गया। और वह सीना तान कर खड़ा हो गया। यह देखकर डाकू हंस पड़ा और बोला, राजकुमार जी, मैं आपको लूटने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने आया हूं। राजकुमार ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इस पर डाकू ने कहा, पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। और इस पर मदद के उत्तर में उसने दिया कि जो राजकुमार मदन थे उसने कहा कि मैं समुद्री परी ढूंढने जा रहा हूं। यह सुनकर डाकू ने आश्चर्य के साथ कहा, यह तुमने कितने बड़े काम का बीड़ा उठाया है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं। अब वह जो डाकू था कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। और उस स्थान पर 3 रास्ते थे। डाकू ने कहा, राजकुमार, इतने तुम इस रास्ते से चलो, तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूं। इतना कहकर डाकू अपने दोस्त से मिलने चला गया। जब डाकू चला गया तो राजकुमार मदन सोचने लगा कि कहीं यह डाकू मुझे अपने दोस्त के साथ लूट ना ले। ऐसा सोचकर राजकुमार मदन दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। तभी दिलावर ने अपने दोस्त से मिलकर आ पहुंचा और उसने राजकुमार को दूसरे रास्ते पर जाते हुए देखा तो डाकू ने फिर से राजकुमार को पुकारने लगा और कहा, राजकुमार, शायद तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं अपने घर वापस चला जाता हूं, परंतु याद रखना कि मेरी सहायता के बिना तुम्हें समुद्री परी नहीं मिल सकती। डाकू की यह बात सुनकर मदन राजकुमार बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला कि भाई, मेरी गलती हुई, मैंने तुझे गलत समझा। अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और अब राजकुमार और डाकू दोनों उसी रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते पर समुद्र का किनारा आता था। कई दिन तक चलते चलते वे दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। वहां पर गहरे नीले और लंबी लंबी ऊंची लहरों वाले समुद्र को देखकर एक बार तो राजकुमार मदन घबरा गया कि यहाँ पर समुद्री परी कैसे मिलेगी। तभी डाकू दिलावर सिंह ने कहा, राजकुमार, घबराने की कोई बात नहीं है, अब हम दोनों कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। और उन्होंने खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करके एक ऊंचा सा मचान बना दिया। जब मचान बन गया तब डाकू ने मदन से कहा कि इस मचान में आग लगा दो,
परंतु यह ध्यान रखना कि जब तक मैं आ न जाऊं तब तक यह आग बुझने न पाए। और इतना कहकर डाकू गहरे नीले समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र में गहरे गहरे लंबे लंबे गोते लगाता हुआ वह आगे बढ़ने लगा। जब वह बीच समुद्र में पहुंचा तो उसे एक खूबसूरत महल दिखाई दिया जिसके दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने बड़ी मुश्किल से उनको खोलकर अंदर गया और हर एक कमरे की सुंदरता को बड़े आश्चर्य से निहारने लगा कि पानी के अंदर कितना सुंदर महल बना हुआ है। यह देखते ही देखते वह एक कमरे में पहुंचा और देखा कि दूध के फैन के समान एक सुंदर परी सोई हुई है। चारों तरफ उसके नौकर चाकर बेसुध सोए पड़े हैं। तभी यह देखकर दिलावर डाकू ने जल्दी जल्दी से एक लकड़ी का बक्सा खाली किया और वहां जो कीमती सामान था उसे उस बक्से में रखा और राजकुमारी को भी कोई नशीली चीज सुंघाकर उसे संदूक में लिटा दिया और उसके संदूक बंद करके राजकुमारी को संदूक में बंद करके वह बाहर ले आया। बाहर आकर दरवाजे के पास एक नाव खड़ी हुई थी। उसने संदूक को वापस उसी नाव में रख दिया और दिलावर सिंह उसको लेकर नाव की सहायता से किनारे पर पहुंचा। तो राजकुमार मदन ने जल्दी चलने की तैयारी करो, पूरा काम हो गया। उन्होंने दूर से ही अपने राजकुमार को आवाज लगाई और कहा कि इस सामान को घोड़े पर लाद कर और नाव को आग में फेंक दो। दिलावर सिंह ने कहा कि रात के समय समुद्र के किनारे पर देवता लोगों का बसेरा होता है, यदि उन्होंने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यह कहकर वे दोनों वहां से भाग गए और चलते चलते काफी दूर जंगल में पहुंच गए जहां एक तालाब था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घास फूस का एक घर तैयार किया। उस घर के अंदर वह संदूक खोलकर परी को बाहर निकाला। दिलावर ने परी को बाहर निकाल दिया। चलते चलते रहने के कारण वे थोड़ा थक भी गए थे। बाहर की ठंडी ठंडी हवा लगी तो परी ने आंखें खोली और परी ने कहा कि मैं कहाँ पर हूँ। यह सुनकर दिलावर डाकू बोला, तुम्हें लाने वाला मैं हूँ और तुम्हारे सामने जो यह राजकुमार खड़े हैं इनके साथ तुम्हारी शादी होगी और तुम राजरानी बन जाओगी। इस पर परी ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। परी ने वह बात मंजूर कर ली। उसके बाद डाकू ने मदन राजकुमार से कहा कि तुम घर में रहो और मैं तुम्हारे घर का पहरा दूंगा। यह कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। मदन और समुद्री परी घर में चले गए। इधर रात के करीब 12 बजे रात को एक भयानक अजगर फुंकारता हुआ बाहर निकला उस तालाब से, जिसके सर पर एक मणि थी। डाकू ने सोचा इसकी मणि को बिना मारे तो मिल नहीं सकती और उसने अपना जो एक तीर कमान संभाला और एक तीर तान दिया, अजगर पर मार दिया निशाना लगाकर। तीर अजगर की छाती से निकल गया जिससे कि अजगर मर गया। इसके बाद दिलावर सिंह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी मणि उतार कर अपनी जेब में रख ली। जब सुबह वह मदन सोकर उठा तो दिलावर सिंह ने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अनोखी चीज लाया हूं। इस पर मदन को वह अनोखी चीज देखने की इच्छा जाहिर करने लगा। उसे उत्सुकता होने लगी कि ऐसी क्या चीज है, परंतु काफी देर तक डाकू ने उसको वह चीज नहीं दिखाई। मदन की देखने की इच्छा बहुत बढ़ गई, परंतु उसने अंत में मणि राजकुमार के हाथ पर रख दी। राजकुमार मणि को देखकर बहुत खुश हुआ। डाकू से मदन ने कहा, राजकुमार मैं इस तालाब में जाऊंगा, मुझे इसमें कुछ भेद मालूम पड़ता है। राजकुमार ने डाकू को काफी मना किया, परंतु डाकू नहीं माना और जो मणि थी उसको लेकर तालाब में उतर गया। परंतु जैसे ही वह तालाब में उतरा, तालाब का पानी कम होता चला गया और उसने तालाब की दीवार में एक खिड़की दिखाई दी।
डाकू खिड़की खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक सुंदर खूबसूरत नाग कन्या अपनी सहेलियों के साथ झूले पर झूल रही है। राजकुमार की जो राजकुमारी थी उसकी कोई सखी गाना गा रही थी, तो कोई सखी उसे झूला झूला रही थी। इसी बीच राजकुमार की नजर डाकू दिलावर सिंह पर पड़ी, तो उसने उससे कहा, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मेरे पिताजी आ गए तो एक ही फुंकार में तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर डाकू हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पिता को तो मैंने ही मार दिया है, तभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ। नाग कन्या को विश्वास नहीं हुआ, तो डाकू ने उसके पिता की मणि को दिखाया। मणि को देखकर नाग कन्या रोने लगी। कुछ देर तक उसका रो सुनकर डाकू ने नाग कन्या से कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं। मेरा एक दोस्त तालाब के किनारे ठहरा हुआ है, यदि तुम उसके साथ शादी करना चाहो तो शादी कर लो, राजरानी तुम बन जाओगी। डाकू की बात सुनकर नाग कन्या ने कहा, मैं आपके दोस्त को बिना दिखे कैसे कह सकती हूँ, आप उन्हें यहाँ ले आइए। यह सुनकर डाकू तालाब से बाहर आ गया और आकर सारी बात उसने मदन को बताई। मदन ने इस बात को मंजूर कर लिया और डाकू के साथ परी को लेकर तालाब में उतर गया। नाग कन्या ने जब राजकुमार मदन को देखा तो शादी के लिए हाँ कर दी और सब लोग तालाब से बाहर आकर उसी घर में रहने लगे। कई दिन वहां रहने के बाद डाकू दिलावर जो था उसने सबसे कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जब तक कि मैं वापस ना आऊं तुम लोग कहीं बाहर नहीं निकलना। सबसे यह बात समझाकर डाकू अपने दोस्त से मिलने चला गया। काफी दिन घर में रहने के बाद मदन की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। उसने दोनों परियों से कहा, मैं थोड़ा घर के बाहर घूम कर आता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रहना। इतना कहकर राजकुमार मदन घर से बाहर निकल गया और चारों ओर घूम फिर कर एक चट्टान पर जाकर लेट गया। मौसम की ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा लगने से मदन को जल्दी ही नींद आ गई। इधर उसके नींद आने पर उसकी जेब से वह मणि निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। उस समय एक लकड़हारा उसी रास्ते पर लकड़ी काटने जा रहा था। उसने देखा कि कोई चीज पड़ी हुई चमक रही है। वह राजकुमार के पास आया और उसने देखा कि राजकुमार के पास एक मणि पड़ी है और राजकुमार इस सब बातों से बेखबर सो रहा है। उसने यह मणि उठा ली और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मदन उठा तो उसे मणि को अपने जेब में न देखकर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, हे भगवान मेरी मणि कहाँ गई, हे भगवान मेरी मणि कहाँ गई, कहता हुआ वह घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर का कोना कोना उसने देख छान मारा कि कहीं मैं घर पर तो नहीं भूल गया। मणि को उसने बाहर भी ढूंढा। यह देखकर नाग कन्या और समुद्री परी दोनों आश्चर्यचकित हुई कि क्या बात हुई है, परंतु मदन मणि खो जाने पर पागल सा हो गया और ना जाने किस किस शहर में निकल गया और कई दिनों तक वह घर नहीं आया। मदन के घर नहीं आने के कारण समुद्री परी ने घबराकर नाग कन्या से कहा, पता नहीं राजकुमार कहाँ चले गए हैं, इतने दिन से घर नहीं आए, चलो बहन बाहर चलकर उन्हें ढूंढना चाहिए। नाग कन्या बहुत होशियार थी। उसने मदन के घर न आने के कारण समुद्र परी ने को समझाने की कोशिश की कि देखो डाकू ने हमसे घर से बाहर जाने के लिए मना किया। समुद्र परी ने कहा, बहन तुम बाहर मत जाओ, तुम एक बार राजकुमार को बाहर जाने का परिणाम तो देख चुकी हो, और यदि इस बीच डाकू आ गया तो क्या कहेगा। परंतु समुद्री परी नहीं मानी। अंत में नाग कन्या को समुद्री परी की बात माननी पड़ी और वे दोनों बाहर चलकर राजकुमार को ढूंढने निकल गए। जब वे दोनों इधर उधर घूम रही थीं, तभी किसी शहर का एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ
वहां आ पहुंचा। जब उसने इन दोनों परियों को घूमते हुए देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया, किंतु नागकन्या पहले से होशियार थी। वह राजकुमार को देखकर तालाब में कूद पड़ी। नागकन्या के पीछे पीछे समुद्री परी भी समुद्र में कूदने लगी, लेकिन समुद्र परी का एक जूता बाहर रह गया। राजकुमार ने उस तालाब पर आकर एक जूता उठाया। जूता देखकर उसने मन ही मन में सोचा कि जब जूता इतना सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। अब तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। यह कहकर वह वहां से चल दिया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह उसी जूती वाली लड़की से शादी करूंगा। और अगले दिन राजकुमार ने एक बूढ़ी औरत कुछ सिपाहियों को लेकर उसी तालाब के निकट डेरा डाल लिया। उस बूढ़ी औरत से यह कहा कि जब तालाब के किनारे पर बैठी रहे और जोर जोर से रोए। जब वह तालाब के किनारे पर जोर जोर से रोएगी तो उस औरत को तालाब के किनारे पर बैठा दिया और जोर जोर से रोने के लिए बोल दिया। क्योंकि और जो राजकुमार था अपने सिपाहियों के साथ इधर उधर छिप गया। जब उस बूढ़ी औरत ने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू किया तो उसका रोना सुनकर समुद्री परी ने नागकन्या से कहा, देखो बहन, ऊपर कोई दुखिया रो रहा है। अगर हमने इसका कोई दुख दूर कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप नागकन्या ने फिर से मना कर दिया, परंतु समुद्री परी नहीं मानी और ऊपर चली गई। लाचार बेबस होकर नागकन्या को भी उसके साथ पीछे पीछे जाना पड़ा। उन दोनों ने बुढ़िया औरत के पास जाकर कहा, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटी, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। राजकुमारी ने उन दोनों की बातों में लगी देखकर सीटी बजा दी। जो राजकुमार था, राजकुमारी दोनों जो बुढ़िया से बात कर रही थी, तो राजकुमार ने सीटी बजा दी और इस सीटी सुनकर सिपाहियों का जो दस्ता था उन दोनों राजकुमारियों को घेर लिया। परंतु इसी बीच मौका पाकर नागकन्या तो तालाब में कूद गई, परंतु दुर्घटनावश समुद्र की परी पकड़ी गई। अब यह देखकर वह जो बड़ी परेशान हुई कि समुद्री परी को तो उस राजकुमार ने पकड़ लिया है। राजकुमार समुद्री परी को पकड़कर अपने महल में ले आया। वह राजकुमार दिन प्रतिदिन शादी के लिए राजकुमारी से कहता। इससे परेशान होकर समुद्री परी ने राजकुमार से 1 महीने की अवधि मांगी। उधर जब दिलावर सिंह डाकू अपने दोस्त से मिलकर वहां आया तो वहां उसने क्या नजारा देखा था, यह देखकर वह घबरा गया। उसने यह सब देखकर नागकन्या से पूछा, समुद्री परी और मदन कहाँ हैं? तो नागकन्या ने रो रो कर उसे सारी बात बता दी। डाकू बहुत दुखी हुए और उसने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह सब कि घर से बाहर मत निकलना जब तक कि मैं ना आ जाऊं, लेकिन तुम लोग घर से बाहर क्यों निकले? खैर, जो होना था हो गया। अब मैं उनको ढूंढ कर लाता हूं, तुम भी बाहर नहीं जाना। डाकू नागकन्या को समझा कर बाहर चला गया। डाकू चलता गया और एक शहर में पहुंचा। वहां जाकर उसने मदन को देख लिया। जब डाकू घर पहुंचा तो उसने जाकर देखकर कहा कि यहाँ तुम क्यों घूम रहे हो? परंतु हाय मनी के अलावा वह राजकुमार कुछ नहीं बोल पाया। इस पर डाकू ने सोचा कि मनी ना मिले तो इसके दिमाग की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए उसे अवश्य मनी ढूंढनी होगी। यह विचार कर उसने हीरे मोती बेचने व खरीदने वाले वेश्या का रूप बनाया। शहर के चक्कर अब वह लगाने लगा। वह पुराने हीरे मोती बेचो, नए हीरे मोती ले लो, इस तरीके से वह आवाजें बाजार में लगाने लगा। क्योंकि उसके लिए उसे मनी ढूंढनी थी और हीरे मोती बेचने के चक्कर में कोई ना कोई मनी अवश्य लेकर आएगा। जब यह आवाज डाकू की लकड़हारे ने भी सुनी तो वह अपने मनी को लाकर डाकू से पूछने लगा, भाई, मेरे पास यह मनी है, मैं इसके बदले कुछ हीरे चाहता हूँ।
डाकू मणि को देखते ही पहचान ली। उसने दिखाने के लिए उसने मणि को उलट पुलट कर देखा और कहा, तुम यह मणि कल लेकर आना। परंतु उसने लकड़हारे का पीछा करते करते उसका घर देख लिया और रात में उसके घर जाकर मणि को चुरा ली, क्योंकि वह तो डाकू था, उसे बड़ा एक्सपीरियंस था चोरी करने का। और उस मणि को लाकर राजकुमार मदन को उसने दे दी। मणि को देखते ही मदन की दिमाग की संतुलन ठीक हो गया। डाकू ने मदन को अच्छी तरह से समझाकर घर भेज दिया कि मैं समुद्री परी को भी लेकर आता हूँ। मदन को घर भेजने के बाद डाकू दिलावर ने एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा का भेष बनाया और जहां समुद्री परी रहती थी उसी महल के सामने जाकर तपस्या करने लगा। अगले दिन से ही सब लोग उस बड़े महात्मा को देखने के लिए आने लगे। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और बहुत सा चढ़ावा भी चढ़ने लगा। तीसरे दिन उसका जो महल था राजा का, उस महल में सभी लोग उस महात्मा के दर्शन के लिए आए। उनके साथ समुद्री परी भी आई थी। डाकू ने समुद्री परी को देखते ही पहचान लिया और आंखों ही आंखों में तमाम बातें कर ली। उसने इशारे से समुद्री परी से कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह इशारा समझकर समुद्री परी ने इशारे में ही नहीं पूछा कि वह कैसे यहां से निकल सकेगी। वह यह समझकर डाकू समझ गया कि तुमको रात में महल के कमरे की खिड़की में एक रस्सी लटका कर नीचे उतर आना, मैं तुम्हें यहीं नीचे मिलूंगा। यह समझाकर डाकू रूपी महात्मा ने सभी को आशीर्वाद दिया। रात को समुद्री परी डाकू के समझाने के अनुसार खिड़की में रस्सी बांधकर रात को महल के कमरे की खिड़की से नीचे रस्सी लटका दी और उससे वह नीचे उतर गई। नीचे उतरकर वह डाकू के साथ चल दी। समुद्री परी को लेकर अब डाकू घर पहुंचा तो नागकन्या और मदन राजकुमार से कहा कि अब रात में ही हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही राजकुमार समुद्री परी को महल में ना पाकर इसकी खोज शुरू कर देगा। वह यहाँ आकर कुछ ना कुछ बुरा करेगा, इसलिए हमें यहाँ से अभी चलने की तैयारी करनी चाहिए। रात ही रात में वे सभी वहां से सब सामान लेकर वहां से चल दिए। अगले दिन जब वे राजकुमार जो मदन था अपने शहर में पहुंचा तो सारे शहर में शोर मच गया। राजकुमार ने एक नहीं बल्कि दो दो परियां लेकर लौटे हैं। घर पहुंचकर मदन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी परियों को उतार लो। यह सुनकर वे सब बहुत लज्जित हुई। सब ने मंगल गीतों से उनका स्वागत किया, उनको रथ से उतार कर अपने घर में ले आए। उसके बाद मदन ने डाकू को उसके परिवार सहित अपने महल में रहने के लिए कहा और मदन को रोज ही अब अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिलने लगा। उसने भाभी के व्यंग को सच कर दिखाया और परियां अब मदन के लिए रोज नए नए पकवान बनाती, क्योंकि एक समुद्री परी थी और एक नाग कन्या थी और जो उसकी भाभियां पृथ्वी लोक की थी। अब उसे 3 लोकों का खाना मिलने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।